ओके डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन मेरा है और आप लोग भी जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले प्लीज, या फिर चैट में भेज दे। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का हो कनाडा के हवाले से। मेरा क्वेश्चन ये, एक बंदे ने पूछा था अगर आप कोर्स बेस पे आते हो फिर हम्म। स्कॉलरशिप का, टीचिंग असिस्टेंटशिप का कोई पैसे मिलने का कोई ऑप्शन है या नो ऑप्शन? हाँ, अब इसका ये होता है कि जो टीचिंग असिस्टेंटशिप होती है ये बेसिकली होती है कि आप टीचर की हेल्प कर रहे हो, कि जो भी टीचर ने कोई जूम की मीटिंग रखनी है तो आप वो को होस्ट बन के उसको अरेंज कर दोगे। पहले जाके प्रोजेक्टर वगैरह सेट कर दोगे, तो इतना ज़्यादा नहीं होता। अब ये ज़्यादा ये होता है कि ये भी जो टीए है ये पीएचडी वालों को मिलता है। या अगर वो टीचर का बहुत अच्छा स्टूडेंट है थीसिस बेस्ड वाला और वो कहता है कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो टीचर उसको भी दे दे। लेकिन अगर आप टीचर के को अच्छी तरह ईमेल लिखते हो, प्रोफेशनली ईमेल लिखते हो। अब बच्चे पाकिस्तानी क्या करते हैं कि एक तो वो जब नॉर्मली ईमेल में बात करते हैं टीचर से, तो हमारी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो वो अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं करते। तो मैंने जब भी अपने प्रोफेसर से बात की है, 3 लाइनें भी लिखनी है चैट जीपीटी पे जाके और साथ लिखता हूँ चेंज इनटू ब्रीफ एंड गुड इंग्लिश, ताकि उसको लगे कि इसको प्रोफेशनली जवाब देना आता है। दूसरा, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये जो उनसे है ना, मुद्दा बस नॉर्मल रखना है। ये नहीं कि उन्होंने थैंक यू किया फिर थैंक यू, वो थैंक यू मैं थैंक यू, इस तरह नहीं करना। सिर्फ टू द पॉइंट रहना है। तो वो जैसी ओपनिंग, और एक दफा आपने उनको कह देना है कि आई नीड टीचिंग असिस्टेंटशिप, और वो इतने प्रोफेशनल लोग हैं कि वो उन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई होती है, वो उसमें आपका नाम ऐड कर देंगे। जब आपने उनको कह दिया, वो नाम ऐड कर दिया, अब जैसे ही 2 ओपनिंग्स आई हैं नेक्स्ट विंटर इनटेक में, उन्होंने मुझे ईमेल की कि अभी भी आप देख रहे हो टीए को। मैं कहा श्योर। उन्होंने कहा ठीक है, हम जो बजट है वो जितना मुझे मिलेगा उस पर हम डिसाइड कर लेंगे। और वो नॉर्मली होता है कि 1000 कैनेडियन डॉलर आपको मिलते हैं। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है कि 3 माह के लिए 3000 डॉलर अच्छा है कि इतना ज़्यादा काम होता नहीं, बल्कि काम इतना होता ही नहीं है। तो आप उसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तो इस तरह जो उनसे है कि आप टीए हासिल कर सकते हो कि डायरेक्टली आपने, अब चाहे कोर्स बेस भी है ना, तो यूनिवर्सिटी आपको एक सुपरवाइजर या एक आपका इंस्ट्रक्टर कह लें कि अपॉइंट करती है, कि कोई भी मसला हो आपने उस बंदे को ईमेल करनी है, और वो इतना प्रोफेशनल होता है कि उसने कहना है कि ठीक है बेटा, आप मेरे से मीटिंग रख लें, और वो आपको अपना नंबर, फ़ोन नंबर भी देगा। वो वैसे प्रोफेसर नहीं मतलब आपको मिलेंगे, लेकिन आपने पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। वो आपका हर तरह का इशू यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो वो डील करेंगे। तो जब आपने उनको कह देना है कि जैसे टीए की सीट आए तो आप देख रहे हो, तो वो श्योरली आपकी हेल्प करेंगे, जो आपके पर्सनल इंस्ट्रक्टर होंगे। तो इस तरह जो उनसे है कि आपकी जो फीस का 1/3 है वो इजीली बन सकता है। और अगर आप अच्छी तरह काम करोगे तो हो सकता है कि अगली इनटेक में भी वो आपको ही कंटिन्यू करे। क्योंकि ये इसलिए हाली होती है कि जो बच्चे उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है वो चले गए हैं, अगर आपने लेनी है तो आप फिर इतनी अच्छी तरह बिहेव करो, इतनी अच्छी तरह काम करो कि बाकी आपकी 3 टर्म्स रहती हैं, 2 रहती हैं, तो वो दोनों की ले लो। तो ये आपकी फीस टीए से निकल सकती है अगर आपको हर टर्म में टीए मिलता है तो। ओके, सो इसका मतलब है कि टीए से काफ़ी बेनिफिट हो सकता है और उसके लिए आपकी अप्रोच मैटर करती है। आप बात कर रहे थे चैट जीपीटी वगैरह की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा नमक मसाला मैं भी छिड़क दूं। मैंने सेम ही क्वेश्चन है जो कि मैंने लिखा है एआई क्लोड में, ये यूएस और कनाडा में चलता है। डॉक्टर साहब आप भी इसे यूज़ करिएगा, ये बहुत ह्यूमन वे में लिखता है। तो मैंने इसे सेम क्वेश्चन दिया है, राइट एन ईमेल टू माई सुपरवाइजर फॉर अ टीचिंग असिस्टेंटशिप पोजीशन इन नेक्स्ट टर्म। सो इसने मुझे ईमेल लिख के दिया है बहुत ही अच्छी, और उसने ये रीजंस भी दिए कि माई बैकग्राउंड इंक्लूड्स के किस वजह से मैं इसके लिए काबिल हूँ। हम्म। और इसने यहाँ पे खत्म कर दिया बात, और इसने एक बड़े तरीके से करके दिया, और लगता है बंदे ने मेहनत करके ईमेल लिखी, जान लगाई है। हम्म। चैट जीपीटी ने अपनी फनकारी वही दिखाई है, इतनी लंबी पढ़ेगा ही नहीं सुपरवाइजर डॉक्टर साहब, इसको। चैट जीपीटी को ना 2-3 दफा घुमाया करें। इसको वो फिर आपने कहना है कि प्लेगरिज्म को अवॉइड करो, जेनेरिक खत्म हो, बिल्कुल ह्यूमन राइटिंग लगे। तो डिक्टेशन वो देते रहना है, फिर रिफाइन। मैं यही कहता हूँ कि लिखें अपना, इससे बस सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करें। जी डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने सेम क्वेश्चन दिया है इसको भी। तीसरी मैं यूज करता हूँ परप्लेक्सिटी। इसने भी डॉक्टर साहब टू दी पॉइंट और सीधी बात की है। और आप भी इसको यूज करिएगा, इसका ये भी बेनिफिट है अगर आप कहेंगे ना कि हमें मतलब रेफरेंस भी दो, कि मतलब के
रेफरेंस रेबीज के दे दो, तो ये रेफरेंसेस भी एग्जैक्टली राइट देती है। तो आपको एक काफ़ी हेल्प हो जाती है जब आप इससे काम लेते हैं ना। तो ये हम्म। रेफरेंस भी जर्नल के या वेबसाइट्स के देती है, तो आपको एक आसानी रहती है। तो ये मतलब मैं ज़्यादा इसको आजकल यूज़ करता हूँ। इसमें एक ये भी ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ से ना, डॉक्टर साहब, यहाँ से अपलोड करता हूँ हम्म। वो अपना जो हमारी लेक्चर होता है ना, क्लास होती है, उसकी हम्म। मैं पूरी अपलोड कर देता होता हूँ ट्रांसक्रिप्ट। और फिर मैं बिल्कुल। उसे कह देता होता हूँ कि जो पॉसिबल मिड के क्वेश्चंस इससे बनते हैं वो मुझे दे दो, लाइक पॉसिबल मिड एग्जाम्स क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेक्चर। हम्म। तो ये 1-2 मिनट लेता है और क्वेश्चंस वीआईपी दे देता है और आंसर्स भी उसके एक्यूरेट देता है, टू दी पॉइंट जितने हमें एग्जाम में देने होते हैं। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ट्राई करिएगा। लेकिन और इसके मैं लिए ये 25 मैसेजेस या 30 मैसेजेस एक टाइम में अलाउ करता है और 3-4 घंटे बाद दोबारा करता है। सो इट इज़ गुड नॉट बैड। सो इसको मैं यूज़ करता हूँ। इसके बाद मैं इसको यूज़ करता हूँ क्यूलबोट को प्लेजिज्म रिमूव करने के लिए। और हम्म। ये जो है ना एआई लोड, ये प्लेजरिज्म में नहीं पकड़ी जाती। अदरवाइज चैट जीपीटी प्लेजरिज्म में पकड़ी जाती है टर्नट इन सॉफ्टवेयर के अंदर। और तीसरा मैं ग्रामरली यूज करता हूँ। सो हम जितने भी हम लोग होते हैं एकेडमिया में लिखने वाले, इन्हीं से सारा लेते हैं। हम दिमाग पे नहीं जोर देते कि गलती कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो काम चलता है। अगर खुद सोचें इतना तो फिर हमने तरक्की कर ली। डॉक्टर साहब, सो एक मैसेज भी आया हुआ था, वो कहा मैसेज था मेरे ख्याल से कि डीवीएम करने के बाद कैसे मास्टर प्रोग्राम में कनाडा में एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर तो साहब इनका आंसर मैं दे देता हूँ। इस आप भी दे दीजिएगा। इसका आंसर ये है कि भाईजान, आपको जो यहाँ पे बंदे डीवीएम पहले कर रहे हैं उनको अप्रोच करना पड़ेगा। उनसे बेसिक्स पूछना पड़ेगी जो हमने सेशन में कवर की हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। जहाँ से आपको मीटिंग का लिंक मिला है वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक भी आ जाएगा। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग शुरू वाली देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मजीद। जहाँ पे आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे उसी जगह के ऊपर आप कनाडा में कैसे एडमिशन ले सकते हो मास्टर का, उस पर काफ़ी ज़्यादा डीवीएम डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है। उन्होंने कैसे लिया था, आप उनका भी वे फॉलो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी बेसिक स्टेप से स्टार्ट करें। आपने आइट्स करना है, उसके बाद अपनी डिग्रीज को निकलवाएं, ट्रांसक्रिप्ट को निकलवाएं। तो यहाँ तक आपका दिसंबर तक का ये टारगेट है। उसके बाद जनवरी में आप टारगेट रखें कि आपने अप्लाई करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि फ़ी है, और फ़ी अच्छी खासी है कि 100 कनेडियन डॉलर या 135 है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपने बड़ी वाइजली ना 2 से 3 प्रोग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, चूज़ कर लेने हैं। और उसके बाद जो सा है, अभी आपने वीज़े का कुछ नहीं सोचना कि वो रेंट एग्रीमेंट कैसे बनेगा, पुलिस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। तो आपका स्ट्रेस लेवल जो सा है ना वो मैनेज रहेगा। तो पहले आपने जब एडमिशन लेटर ले लिया, फिर आपका ये जो सा है वो स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट जो सा है वो वीज़ा अप्लाई के क्वेश्चन पूछें या वो सारा प्रोसेस को देखें। आप मेरे से पूछें, डॉक्टर साहब से पूछें। लेकिन अभी आपका पहला गोल यही होना चाहिए। बाकी अभी भी कोई आपका क्वेश्चन रहता है जो एड्रेस नहीं हुआ, तो आप चैट में पूछ सकते हैं। फिर हम जो उनसे नेक दुआओं के साथ इसको ख़त्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मेरे दो क्वेश्चन हैं आपसे। पहला तो ये है कि आप आइट्स का थोड़ा बहुत बता दें मुझे, उसकी प्रिपरेशन वगैरह यूट्यूब से कैसे करनी है या बुक्स से कैसे करनी है। एज ये है कि मैंने 2020 में जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तब मैंने आइट्स दिया था। तब मेरे 6.5 बैंड थे, लेकिन रीडिंग में मेरी मुझे डिफिकल्टी थी। तब मेरे वो उसमें 5.5 बैंड्स थे। और दूसरा ये है कि फिर उसके बाद फिर मेरा कहीं पे एडमिशन नहीं हो सका कनाडा में। स्टार्टिंग से ही मैंने कनाडा ही रखा हुआ था। तो अभी जो है फिर मैंने रिसेंटली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से सीरियो के अंदर मैंने एमफिल कंप्लीट कर लिया हुआ। तो क्या मैं इसकी बेस के ऊपर आगे मास्टर्स में अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं डीवीएम की बेस पे ही करूँगा? क्योंकि डीवीएम में मेरी जो सीजीपीए थी वो लो थी, इस वजह से मैंने फिर एमफिल पाकिस्तान से ही कर लिया था कि नेक्स्ट जो है वो मेरी सीजीपीए का कोई इशू ना हो।
डॉक्टर साहब जो पहला आपका क्वेश्चन है कि जी डॉक्टर ये साहब, जो आइल्स वाला क्वेश्चन है उसको आंसर ना करिएगा, उसको हम दोबारा एक साइड पे करके ना करते हैं, उसके ऊपर 5-10 मिनट का आपका एक्सपीरियंस चले लेते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे की थी, आप क्या सजेस्ट करते हैं, उसको सेपरेट कर देंगे और चले दूसरे क्वेश्चन को आप आंसर कर दें। थैंक्स। और जो आपने कहा है ना कि देखें मास्टर्स के ऊपर, मास्टर ये पहले भी क्वेश्चन आया था, वो यूनिवर्सिटी तो अलाउ कर देगी, लेकिन वीज़ा ऑफिसर इसको बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं कि आप यहाँ तो बराबर चीज़ कर रहे हैं या उससे नीचे वाले पे जाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं कि मास्टर्स करके बैचलर में भी इधर एडमिशन अगर मिल रहा होता है तो उस पर वीज़ा फाइल कर लेते हैं। तो इस तरह आपका वो एक रिजेक्शन ला के आती है, जिसे कहते हैं कि आपका स्टे कंसिस्टेंट नहीं है, उनको कोहिरेंस नज़र नहीं आती आपकी प्रीवियस एजुकेशन में और आपकी इंटेंडेड एजुकेशन में। तो अगर आपने करना है तो फिर बेस्ट ये है कि यहाँ तो अगर आपने एमफिल को शो करना है तो फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करें और वो प्रोफेसर्स को अप्रोच करें, और पूरा साल आपको वो एक्टिव रहना पड़ेगा कि ईमेल करनी पड़ेंगी। और दूसरा यहाँ पे रेफरेंस थोड़े बहुत चलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं, वो एग्री के पढ़े हुए हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के ही पढ़े हुए हैं। तो वो मुझे लड़का मिला था, तो वो लड़के ने उनको अप्रोच किया था, तो वो प्रोफेसर भी कभी ना कभी थोड़े बहुत बाइस हो जाते हैं। और होना भी चाहिए कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह के भी आप प्रोफेसर ढूंढ सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको वो काम टफ लगता है कि पीआईडी में आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर ये है कि आप इस मास्टर को भूल जाएं, पाकिस्तान वाले को। और जो आपकी सीजीपी है अगर वो 3 से ऊपर बनती है लास्ट 2 ईयर्स में, तो फिर आप ये मीट क्वालिटी वाले मास्टर में कर लें या एनिमल साइंस वाले, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ का देखा है। बाकी वो मैं पेज डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? या आप किसी को भी वो पेज चाहिए जिसपे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम है, आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको वो ईमेल के रिप्लाई में वो सेंड कर दूंगा, ताकि आप खुद जो उनसे इंटरेस्ट लेके अपने पसंद के प्रोग्राम निकालें, उसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट में जाएं, उसकी सीजीपीए रिक्वायरमेंट में जाएं। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन किसी यूनिवर्सिटी की आपको नहीं मिलती प्रोग्राम की, नीचे होता है कॉन्टेक्ट अस, वो कोऑर्डिनेटर की ईमेल होती है, उसको ईमेल लिखें और कहें कि आप इंटेंडेड स्टूडेंट हो, आपने यहाँ पे आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको ये फीस की समझ नहीं आई, आपको ये सीजीपीए रिक्वायरमेंट की समझ नहीं आई, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह जो उनसे है वो रिप्लाई करेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। वेलकम। मतलब भाई देखें और कोई क्वेश्चन आया है? जी, एक और क्वेश्चन है, वो भाई क्या पूछ रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस आप बता रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट होगी या ब्लॉक अकाउंट हो गए, इनको मैनेज करने के इजीएस्ट वे कौन से हैं, लीगल इलीगल हेल्पफुल जो कुछ भी है, कैसे हम जान छुड़वा सकते हैं ये खर्चों से। ये डॉक्टर साहब ये है कि जैसे देखें कि अब मुझे अभी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली, उसकी रीज़न ये है कि मैं अभी वो उस तरह ना ढूंढ नहीं रहा। डॉक्टर साहब ने भी मंथ पहले वैसे गुजारा था, जब इरादा कर लिया तो फिर कुछ दिनों में मिल गई थी। तो अब मैंने इधर होती हैं मूविंग कंपनीज होती हैं, वो सामान जो उनसे है वो ट्रक से उतारना होता है, तो वो मैं एक करके आया हूँ। उसका ये है कि वो 2 घंटे 18 मिनट लगे थे ट्रक खाली करने में, तो वो $40 टिप मिली और $75 2 घंटों के, तो $110, जो कि पूरे वाह। काफी ज्यादा बनते हैं। तो इस तरह की फिर आप 5-6 मूविंग कंपनीज में नाम लिखवाएं, आपकी किस्मत भी अच्छी हो, आप उस टाइम यूनिवर्सिटी भी ना हो, और आप ये इस तरह की फिर आता है लेबर का बड़ा इधर है कि वो उसको इनकार नहीं है, वो कहते हैं अपनी हैट लाएं बूट पहने। और लेबर वाले भी कैश पेमेंट करते हैं, लेकिन इतना आसान ये काम नहीं होता, फिर आपकी स्टडी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है। आप पैसे पूरे करोगे, पैसे आपके जो उनसे हैं वो पूरे हो सकते हैं, इस तरह हो सकते हैं कि आप जाती पार्ट टाइम जॉब ढूंढो और आपका ये जो लिविंग एक्सपेंस है वो लेवल अप आ जाए। फिर जैसे 3 माह की छुट्टियां हो तो आप अपना टारगेट रख लो कि मैंने 9,000 10,000 कमाना है इन 3 मंथ में फुल टाइम करके, तो फिर आपकी वो नेक्स्ट ईयर की फी निकल जाए। लेकिन अगर आप ये करो ना कि कोई रास्ता नहीं है, तो ये आपका माइंड पे बहुत बुरा इफेक्ट डालेगा। आपने यही सोचना है कि अगर मुझे ये जीआईसी यूज करना पड़ा तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ, और कुछ भी अगर हुआ तो फाइनेंसिस की वजह से मैंने परेशान नहीं होना। और क्योंकि मेहनत तो इधर बहुत करते हैं, लेकिन फिर वो आप लॉन्ग टर्म पे मेहनत ही करते रह जाओगे, और अगर हमने सोचना है कि मजे लेने हैं 2 सालों बाद लेने हैं, तो फिर आप पढ़ाई को रखोगे। अब जब आप पढ़ाई करोगे तो अब मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, तो मुझे वो जाना पड़ना है, पोल्ट्री फार्म पे जाना पड़ना है, पहले बायोसिक्योरिटी उसका सारा फॉर्म सबमिट करवाना पड़ना है, वो सारा डाटा कलेक्शन, और हर इक्विपमेंट को मुझे यूज़ भी नहीं करना आता हो ना, तो मैंने वो पीएचडी स्टूडेंट से टाइम लेना है,
बड़ी रिक्वेस्ट करके सीखना है, एक दफ़ा उन्होंने बताना है, फिर गूगल करना है, तो बहुत टफ स्टडी है। उस तरह की टफ नहीं, रट्टे वाली। इधर आप पेपर घर ले आते हैं और होम टेक पेपर होते हैं, और आप जब मर्जी 8 घंटे में उसे खोलें, बैठ के करें आराम से। वो वाला इशू नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट बड़े होते हैं। तो आई होप सो आपको इसका आंसर मिल गया है कि ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे आपको सूटेबल नहीं है, और आपकी स्टडी उस पर पक्का इफेक्ट डालेगी। क्योंकि जब हम मजदूरी करके आएंगे ना, तो मैंने एक भी लेक्चर नहीं था छोड़ा। जिस दिन मैंने ट्रक अनलोड किया ना, अगले दिन मेरा पहला लेक्चर छूट गया था। और ये पक्का ऐसा होता है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करता जाऊँ। पहली बात ये कि आप फीस वाले स्टूडेंट हैं और कोर्स बेस हैं, आपको 3 से 4 माह की छुट्टियां मिलनी है। जो रिसर्च बेस पे बंदा होता है उसको नहीं मिलती। मुझे मेरी मेरे 6 सेमेस्टर हैं 2 साल में, 4 माह 4 माह 4 माह, 1 साल खत्म, 3 सेमेस्टर, फिर 4 माह 4 माह 4 माह, 3 सेमेस्टर, 2 साल खत्म। तो जो रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है, थीसिस बेस्ड, जिसमें स्कॉलरशिप होता है, फंडिंग होती है, उसमें समर ऑफ नहीं होता। तो हम 3 4 माह काम नहीं कर सकते खाली, जिसमें कोई लाइक वो जो 3 मंथ होते हैं उनके अंदर आप जितना मर्जी काम कर लो, हफ्ते डेली 12 घंटे करो, हफ्ते में 6 दिन करो, 7 दिन करो। सो वो हम नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं। हमारा पूरा साल ही इनरोल होता है, हम पूरा साल ही रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। सेकंड बात मैंने ये बतानी थी पैसों के हवाले से। जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि घर वाले कहें बेटा आप जाओ पढ़ो, अगर ना कमाए जाएं पैसे कोई मसला नहीं, हम भेज देंगे, उसे आना चाहिए। जिसके घर वाले उधार पकड़ पकड़ के सिर्फ भेज रहे हैं कि एक बार पहुंचे जाके पैसे कमाना फीसें भरना, तो आप ना आए, क्योंकि ये आप अपने ऊपर जुल्म करेंगे। पैसे आप कमाएंगे, पीछे भेजेंगे, आपकी लाइफ एक वर्किंग मशीन रोबोट बन जाओगे आप लोग। तो आप इंजॉय नहीं करोगे। अगर आपने इंजॉय करना है, वो दो सूरत हाल में है। अगर आप बहुत बहुत नॉर्मल घर से हो, पैसे नहीं है, देन आप जाओ फुल ब्राइट, कॉमनवेल्थ, इरस्मस मुंडस, डैड स्कॉलरशिप, चीवनिंग स्कॉलरशिप, चाइना का स्कॉलरशिप, यूनाइटेड अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के स्कॉलरशिप्स। उन पे जाओ, उनमें पैसे हैं ना, उन पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उन पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी स्मॉल, CSCV में भी, आइल्स और एडमिशन लेटर, डेट सीट आपको मिल जाएगा, आप चले जाओगे। अगर आप लेकिन उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, उन कंट्रीज के अपने कॉन्स हैं, क्यों वो आपको पैसे दे रहे हैं, उनके मसले हैं जो पैसे दे रहे हैं। कनाडा क्यों नहीं आपको उस तरह पैसे दे रहा, क्यों आपको इतना चेक कर रहा है, इनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं। जो आप लोग जो कनाडा को जानते हो, आप बेहतर जानते हो। देन बात आती है कि कनाडा में मैं आया हूँ, मेरे फाइनेंशियल क्या सूरत हाल थी। मैंने कनाडा में भेजा था 17.5 लाख तकरीबन, और 12 13 लाख मेरे पास पाकिस्तान में था। मैंने 30 लाख रुपया इसके लिए रखा हुआ था। तो जो 17.5 लाख मैंने कनाडा में भेजा था, वो 10,000 डॉलर था। उसमें से मुझे मंथली $730 मिलते हैं, जो मेरा मकान का किराया, मोबाइल का बिल और हेयर कटिंग वगैरह मेरी निकल जाती है। जो स्कॉलरशिप मुझे मिलता है, वो मिलता था शुरू में $250, अब मिला था $466 इस 4 माह में। उससे मेरी ग्रोसरी और खाने पीने का निज़ाम अच्छा चलता रहता है। फिर मैंने की है अंदर पार्ट टाइम जॉब्स 2 3 माह। जब मुझे पता चलेगा कि सेमेस्टर के मैंने दरमियान में 1 माह की, फिर सेमेस्टर खत्म हुआ उसके बाद 1 माह कर ली, कि मैं सेफ था, कि मेरी स्टडी सही जा रही है। मैं नया नया आया था तो मैंने काम की। अब मुझे पता चल गया कि मैं फेल नहीं हूँगा इंशाल्लाह, और मैं नहीं फंसूंगा। तो मैं अब कर रहा हूँ हफ्तावार, मेरा मैंने माइंड सेट बना लिया कि करनी पड़ेगी अगर मैंने यहाँ पे सरवाइव करना है। अगर यहाँ पे सरवाइव नहीं करना, तो फिर ना पार्ट टाइम जॉब करो, घर वालों को तंग करो और उधार मांगो लोगों से। सो कहने का मतलब ये कि अब मुझे क्या आ रहा था, अभी मुझे बैंक से पैसे आ रहे हैं मेरे ब्लॉक्ड अकाउंट से, प्लस मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, प्लस कुछ स्कॉलरशिप आ रहा है। मेरे पास 3 रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से मेरे पास पीछे इतने पैसे सेव हैं कि मैं पाकिस्तान का चक्कर भी लगा सकता हूँ। प्लस मैंने लैपटॉप भी ले लिया, प्लस मैं महंगे वाला मैंने लैपटॉप लिया है, प्लस मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, प्लस जो हम खाना या खुराक पाकिस्तान में खाते हैं और जो फैसिलिटीज जिसमें हम रहते हैं, उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी पाकिस्तान से काफ़ी हाई होती है। जब आप हाई क्वालिटी पर रहेंगे, आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं पैसों के, फिर तो आप आएँ। अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं है, फिर आप कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK को ना सोचें। फिर आप उसको सोचें जिसमें ऑर्गेनाइजेशन कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप हो, जो बिग नेम स्कॉलरशिप हो, जिसमें सब कुछ वो दे रहे हो, आप जाएं उसमें। अगर आप उनमें नहीं जा रहे हो, छोटों में आना चाह रहे हैं, देन कम से कम बैकअप पे आप पाकिस्तानी 20 से 40 लाख रुपया रेडी रखें बैकअप पे, कि अगर जरूरत पड़ी वो आपको अवेलेबल हो, ना कि आपको स्ट्रेस हो। जो स्ट्रेस है इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है,
और इंडियन लोग बहुत लोन लेके आते हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो फिर स्ट्रेस लेते हैं। पाकिस्तानी कम आते हैं, और जो आते हैं वो स्कॉलरशिप पे या हस्बे तौफीक आते हैं, जिनके पास पोटेंशियल होता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जीरो पैसा है, देन आप उन स्कॉलरशिप्स पे जाएं जो बिग नेम्स हैं स्कॉलरशिप्स। अगर पैसे ज़्यादा हैं, देन आप एम्पल अपॉर्चुनिटीज पे जाएं। अलबत्ता ये 2 साल की गेम होती है, 2 साल आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना होता है, उसके बाद इजी हो जाता है। बाय द वे, हम्म। मैं बहुत इजी हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सैटरडे संडे जो हम जॉब करते हैं, इसलिए करते हैं कि माइंड को रिलैक्स रखें और लोगों से मिलें। सेम बंदों में रह के, सेम घर में रह के आप बोर हो जाते हो, इसलिए फिर हम पार्ट टाइम हम्म। जॉब्स करते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, लोगों से एक इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम में। प्लस जब ज़्यादा पैसे आते हैं तो हम अपने शौक पूरे कर लेते हैं, लाइक लैपटॉप, हेडफोन, मोबाइल, ये वो चीज़ें। क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी ऊपर जा रही होती है इवेंचुअली। बट हम अगर कहें कि हम लो क्वालिटी में रहें, पैसे घर भेजें, वो स्ट्रेस लाएगा हम पे। तो पहले अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करें, देन पैसे आप भेजना चाहते हो। सो ये काफ़ी लेंथी हो गया है, बट जो बंदे प्रोसीजर में हैं या कुछ आगे हैं, उनको ये बात रिलेट कर लेंगे। जो भी पाकिस्तान में फ्रेश बैठा है, वो रिलेट नहीं कर पाएगा। जो लोग कहते हैं ना फुली फंडेड जीरो खर्चा, वो झूठ है। अगर अगर आपका सबसे बड़ा स्कॉलरशिप भी लग जाए, तभी टिकट आपको लेनी पड़ेगी, वो 3 से 4 लाख की टिकट होगी या 2 लाख की होगी। कुछ चांसेस होते हैं जब यूनिवर्सिटी टिकट दे देती है, लेकिन हर कोई कहता है पहले यहाँ पे आओ, आके बैंक अकाउंट ओपन करो अपना, हमें बैंक चेक चलान दो, सब कुछ हमें दे दो, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। पाकिस्तान में पैसे कोई भी नहीं भेजता, आप ना आओ कल को फिर। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू कीप इन माइंड। जब मैं डीवीएम में था, मुझे पता था फुली फंडेड है, मेरे घर वालों को 1 रुपया नहीं लगना। लेकिन जब मैं उस टाइम पे पहुंचा, मुझे पता चला कि 15, 20, 30 लाख लग रहा है, मेरा दिल खट्टा हो गया। मैंने कहा चलो अगले साल फुली फंडेड की कोशिश करूंगा। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो उनको सिंपथी होती है, वो कहते हैं यार चलो कुछ नहीं, हम लगाते हैं, तुम चलो। तो ये वो सूरत हाल होती है। होप सो मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को। यही है कि जो जो भी बच्चे आते हैं, अगर मैं आया हूँ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव हैं। मेरी मदर का भी इधर वीज़ा लगा हुआ है, तो मुझे वो फाइनेंशियल इशू नहीं है। वो तो जारी बात है, बंदा चाहता है कि इस तरह का कोई मसला ना हो कि दोबारा घर वालों से पैसे लेने पड़े। लेकिन जब मैं 2 अगस्त को यहाँ पे आया हूँ, तो 6 अगस्त को एक बच्चे ने यहाँ पे खुदकुशी की थी, पाकिस्तानी ने। तो उसको देख के और बच्चों को परेशान देख के मैं उनको ये कहता हूँ कि आप फुल एफर्ट मारें कि आपको कुछ भी ना पीछे से मंगवाना पड़े, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको मंगवाना पड़े तो आप मंगवा सको। तो आपके माइंड पे वो इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो, फाइनेंशियल प्रेशर ना हो। लेकिन ये है कि बहुत सारे बच्चे इधर आते हैं और वो सारे अपने पूरा भी करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ये फ्लैक्चुएट होती है सिचुएशन, फाइनेंशियल और जॉब मार्केट। और दूसरा ये है कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है उस वजह से भी। तो ये चीज़ को अपने माइंड में रख लेना है। डॉक्टर साहब, अगर कोई और क्वेश्चन है तो आइट्स से पहले वो मुझे बता दें, फिर हम आइट्स वाला वो करते हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन है लुकमान अनवर का, और वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहा खुद को। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। यस डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा लाना नहीं उठता। की रोल है? डॉक्टर साहब, ये अगला गैप ईयर का। गैप ईयर का जी मैंने जी। पहले भी बताया है कि जोन सा है कि यूनिवर्सिटी को इतना ज़्यादा इशू नहीं होता वीज़े में। आप इसको डिस्क्राइब करते हो कि आप अगर अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हो तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के आला तालीम हासिल करना चाहते हो, और वो जो आपकी डिग्री है वो कैसे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ करेगी और आपके एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस को इंक्रीज करेगी। तो दूसरा गैप भी होता है कि जो 3 साल तक का गैप है, ये नॉर्मल गैप है, इसका इतना इशू नहीं है। 5 साल वाले भी गैप वाले मैंने जो अच्छी जॉब करते थे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट देखे हैं, लेकिन जो 8 साल है, 7 साल है, 10 साल है, ये बहुत कम मिलते हैं। तो इतना जब ज़्यादा गैप हो जाता है तो फिर वीज़ा मिलना जो उनसे ना वो इशू होता है। सो आपके एक्सपीरियंस में मैक्सिमम कब तक वीज़ा मिला हुआ है? मैंने तो एक केस देखा है जिसमें 10 साल का था,
लेकिन उसके अलावा मैंने 5 साल वाले तो काफ़ी देखता हूँ। बाकी ये सारे फ्रेश ही होते हैं। और मैंने आज हमारा इधर मीटअप था एडमिंटन का, कि जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट थे किसी ने स्पॉन्सर करके, जो बिजनेसमैन थे पाकिस्तानी। तो मैं हैरान हुआ कि इतने ज़्यादा इंजीनियर आए हुए हैं और वो बहुत अच्छी जॉब्स करते थे पाकिस्तान में, बहुत अच्छी जॉब्स करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, इसलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी, बस आप लगे रहें और कहीं ना कहीं आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैंने देखा है एक लड़की आई थी हमारी यूनिवर्सिटी में, उसने मास्टर्स किया था यूरोप से, और उसके बाद वो दोबारा मास्टर्स पे यहाँ पे आई है। सो ये होता है, प्रोफेसर को अगर आपकी स्किल्स चाहिए, उसको आप चाहिए, और आप उसके पास मास्टर की पोजीशन है, तो वो आपको ले लेगा। अब मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास वेटरनरी की स्किल थी, मेरे प्रोजेक्ट में पैरासाइटोलॉजी था, तो उसको मुझे लेना ही था। बाकी अल्लाह का करम है, लेकिन उसको वेटरनेरियन चाहिए था। और यूरोप से, जर्मनी से, इटली से किसी वेटरनेरियन ने अप्लाई नहीं करना था इस तरह के प्रोजेक्ट में, जिसमें फिजिकल मेहनत करनी पड़ती हो और जिनोमिक्स हो। वेटरनेरियन का माइंड होता है सर्जरी मेडिसिन का। खैर, तो ये चीज़ें भी हेल्प आउट करती हैं, तो आपको ट्राई कर लेनी चाहिए। बाकी नसीब होते हैं बंदे के, उसे मिलता है नहीं मिलता। अलबत्ता प्रोफाइल पूरी होनी चाहिए अगर आपने स्कॉलरशिप पे आना है। आइल्स, पब्लिकेशंस, सीजीपीए, प्रॉपर ग्रामेटिकल एरर फ्री ईमेल्स, एवरीथिंग विच यू नीड टू सेंड। और एक बंदे ने पूछा था कि पोस्ट डॉक के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट सिंपल है, आइल्स, रिसर्च पब्लिकेशंस, बैचलर है तो एक, मास्टर्स है तो दो, पीएचडी है तो 3 से 4, पोस्ट डॉक पहले की हुई है तो 5-6 पब्लिकेशन आपके पास कम से कम हो, यूरोपियन, अमेरिकन, कनेडियन, ऑस्ट्रेलियन जर्नल्स में। पाकिस्तानी, इंडियन नहीं कोई पढ़ता ना देखता है। उनको शक होता है कि ये इसने हाथ की सफाई दिखाई है। तो can you put little bit light on immigration, in which field of DVM scholarships are easily given? Scholarships easily given होते हैं एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल न्यूट्रिशन, वेटरनरी, पब्लिक हेल्थ या सिंपल हेल्थ में। और ज़्यादा यही है। और आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फीड मिल में एक्सपीरियंस है, न्यूट्रिशन में है, तो मैं जिनोमिक में अप्लाई करूँ ना करूँ। वो एनिमल जेनेटिक होगी, लेकिन वो फीड एफिशिएंसी को, फीड ट्रेड्स को स्टडी करेगा साइंटिस्ट प्रोफेसर। सो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। Then, in which field of DVM scholarships are is I have for international publication but failed to get PhD scholarships. डॉक्टर So, साहब इसको आंसर मैं करता हूँ। sure, करें। तो ये अब हम टीचर जो उनसे हैं वो यही बताते हैं कि हमारा बहुत अच्छी प्रोफाइल्स आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं है, इतने ज़्यादा बच्चे रख नहीं सकते। अब वो कह रहे हैं कि मुझे दिन की जो सी हैं, वो कह लें कि 5 तो लगातार आती हैं ना ईमेल के लिए पाकिस्तान से ही। अब आपके पाकिस्तान वाले 5 दिन की भेज रहे हैं, 365 को मल्टीप्लाई करें और बच्चे उन्होंने 4 रखने हैं। तो वो ये वजह होती है कि आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल होगी, लेकिन आप साल के उस टाइम पे करोगे जब ओपनिंग ही नहीं खुलेगी। तो इसलिए आपने, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो, अगर आपको रिप्लाई मिल जाता है तो आप उनको ज़रूर के कहें कि जब भी आपके पास ओपनिंग हो आप मुझे। दूसरा है कि आप नेटवर्किंग करें, कि जो लड़के मास्टर्स पे गए हुए हैं या पीएचडी पे गए हुए हैं, तो उनको कहना है कि आपके प्रोफेसर के पास जब भी न्यू ओपनिंग आए तो आपने ज़रूर बताना है हमें। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं। बाकी ये है कि आपका ईमेल लिखने का स्टाइल हो सकता है कि आप ईमेल इतनी बड़ी लिख रहे हो कि वो खोलना ही नहीं चाह रहे, तो उसको बहुत ब्रीफ रखना है। ईमेल लिखने का स्टाइल हो सकता है। बाकी आप अपने जो वो बता रहे हो प्रोजेक्ट, वो उसके किसी काम के ही नहीं है। तो पहले आपको ये देखना है कि वो आपका रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। रिप्लाई कर रहा है और फिर नहीं रख रहा, तो अक्सर अगर नहीं रखेगा तो वो अपोलोजाइज जरूर कर लेगा। बाकी डॉक्टर साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो वो कर देते हैं। डॉक्टर साहब आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी जी, मैं इसमें क्विकली कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। जो पीएचडी वाले भाई हैं स्पेशली उनके लिए नो डाउट ये कोर्स बेस्ड स्कॉलरशिप का सेशन है, कोर्स बेस्ड प्रोग्राम का सेशन है, जिसके अंदर स्कॉलरशिप नहीं होता है सच। तो लेकिन हम कवर कर देते हैं इसको जल्दी से। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रिप्लाई आपको क्यों नहीं आता। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में ना मेरा सुपरवाइजर यहाँ पे पहले पढ़ता रहा, और यहाँ पे वो पोस्ट डॉक भी उसने की, यहाँ पे वो रहा है रिसर्च एसोसिएट भी। सो और यहाँ पे वो 3-4 प्रोजेक्ट्स अभी भी कर रहा है को सुपरवाइज। और मतलब उसके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हैं। एनीवे, तो ये पीएचडी पे वो उन्होंने स्टूडेंट हायर की है,
रिसेंटली पोजीशन फिल हो चुकी है, लेकिन वो कह रहा है कि ऐड हमने रखी हुई है अभी भी, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, रिकॉर्ड रहे। सो जब भी आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने पुरानी इस तरह की एड्स देख लेनी होती हैं कि कोई आई हों पिछले साल की, पिछले 6 माह की। वहाँ से आपने रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेनी है कि इन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी थी, ताकि आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स मौजूद हों सारी, ताकि फ्यूचर में उस जैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप अप्लाई करो। अब प्रोफेसर को मैंने भी अपनी सीवी भेजी थी किसी पर्पज़ के लिए, स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा किसी और फंडिंग के लिए। तो हम उसने अगले दिन मीटिंग में बोला था कि मैं स्कॉलरशिप्स पे सॉरी आपकी सीवी रिव्यू करता हूँ मीटिंग में पहले। तो हम सबकी उसने सीवी रिव्यू करके बोला कि इस पोजीशन के लिए 55 सीवीज आई थी उसके पास। उन्होंने 12 बंदे सेपरेट किए, किस बेस पे? पब्लिकेशन, आइल्स, सीजीपीए, और ये 3 चीज़ों पे 12 बंदे सेपरेट कर दिए। नो पब्लिकेशन सीवी आउट, नो पब्लिकेशन सीवी आउट। वो कह रहा था जो बंदा मास्टर में पब्लिकेशन जिसने नहीं की, इसकी क्या गारंटी है कि वो पीएचडी में पब्लिकेशन करेगा? जिसकी पब्लिकेशन मास्टर्स में नहीं है उसकी एप्लीकेशन आउट पीएचडी के लिए। जब 12 बच गई, 12 में से उसने कहा कि मैंने प्रायोरिटाइज किया जिस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा। कहता है एक बंदा था जिसने अंदर से हमें ये बोला कि आप प्रोजेक्ट में ये लिख रहे हो, अगर इसको ऐसे करके ऐसे देखो फिर। तो कहते उस इंटरव्यू में हमने उस बंदे को रखा कि ये बंदे के पास ये नॉलेज है कि ये हमारी चीज़ों को भी इंटरप्रेट, सिंथेसाइज, आइडियाज जनरेट कर रहा है। तो बात का मतलब ये है कि हम कभी कभी उतनी चीज़ें सिंपल नहीं होती जितनी हम सिंपल समझते हैं। प्रोफेसर्स की जान लगी होती है प्रोजेक्ट विन करने के पीछे, उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाई होती हैं। उसके बाद जाके उन्हें प्रोजेक्ट मिलते हैं जिसमें वो आपको हायर करते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स मैटर जब वो किसी को भी हायर करते हैं, कि वो बंदे में कैपेबिलिटी हो टीम के साथ वर्क करने की, आपस में काम करने की। इसलिए अपनी सीवी में सारी चीज़ों को कवर करें: लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, और डेटा एनालिसिस स्किल्स, प्लस पब्लिकेशंस, प्लस आइल्स। देन चांसेस हैं, और ग्रामेटिकल एरर फ्री। होप सो जो पीएचडी वाले हैं उनके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो चैट में भेज दें या हैंड रेज कर लें। देन वी विल वाइंड अप सेशन, सॉरी, देन वी विल गो फॉर आइल्स। आफ्टर आइल्स वी विल क्लोज द सेशन। I think there is no more question. Let's wait for 30 seconds and take deep breaths, then we will go for IELTS. Dr. Samuel. Okay. So please learn how to raise the hand and that stuff. It makes things easy. जी समीला पूछें अपना क्वेश्चन, अगर माइक ओपन कर सकते हैं आप तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब। मैं अभी डीवीएम कंप्लीट किया है 2022 में, इसी महीने लास्ट ईयर जी सितंबर में। तो अभी डॉक्टर साहब प्लान बनाया हुआ है कि मास्टर के लिए या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, लेकिन अभी आपका सेशन कनाडा की भी उस पर चल रहा है, तो कनाडा में भी मतलब विलिंग है हम कि किसी ना किसी तरह से मास्टर में कनाडा में हमारा अप्लाई हो जाए, एडमिशन हो जाए। डॉक्टर साहब बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एक तो आइट्स के बारे में बताएं। मैं पीटीई कर रहा हूँ, अगर पीटीई एक्सेप्टेबल है तो पीटीई कर लें, फिर अभी आइट्स रहने दें। पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि किन प्रोग्राम्स के अंदर फुली फंडेड मुझे स्कॉलरशिप मिल सकता है, और कौन कौन सी वो प्रोग्राम्स हैं, और उसके साथ साथ अर्निंग या पार्ट टाइम जॉब की भी थोड़ी सी बता दें कि वो किस तरह से चांसेस हैं कि अगर एक स्टूडेंट उधर पहुंच जाए तो उसको ये चीज़ें मतलब मिल जाती हैं इजीली। ओके। समीउल्लाह भाई, ये ना सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जल्दी जल्दी आंसर कर देता हूँ। पीटीई भी जी जी एक्सेप्टेबल है। और जब आप जी प्रोग्राम की वेब पेज पे जाते हो तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट खोलते हो तो चार है जो मेन टेस्ट हैं बड़े, उनकी बताते हैं कि पीटीआई का इतना स्कोर चाहिए, आइट्स का इतना स्कोर। ये पहला जी जी क्वेश्चन हो गया। जी दूसरा, प्रोग्राम जो से हैं वो कौन कौन से हैं, वो स्टार्ट में पहला हमने पार्ट वो किया था, ये जब हम भाई बना लेंगे तो वो शुरू में आप देख सकते हो। प्रोग्राम जी है वो कैसे निकालने हैं। स्कॉलरशिप जो सी है वो कोर्स बेस में नहीं मिलती, वो मिलती जी है थीसिस बेस में। और थीसिस बेस में आपने पहले सुपरवाइजर का अप्रूवल चाहिए होता है, फिर वो आपसे मीटिंग रखता है और आप फंडिंग डिसाइड करते हो। तो नॉर्मली जो आपको फंडिंग मिलती है वो $2000 उसमें आपने फी भी पे करनी होती है। पार्ट जी टाइम का देखें, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, कंपटीशन तो होता है, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद जो उनसे वो मिल जाती है। लेकिन जी ये इतनी आसान नहीं है।
बट ये है कि मिल जाती है। तो ये आपके आई होप सो क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। बाकी मैंने अपनी ईमेल भी दी हुई है आपको। अप्लाइंग में कोई इशू आता हो आप तब भी पूछ सकते हैं। और आप ये जब सेशन पीछे जाके देखोगे ना, तो आपको ये जी जी सारे पार्ट बहुत तफसील से जो इनसे ना वो मिलेंगे। सही। आप ये यूट्यूब पे अपने डालनी है ना ये वीडियो? ये हमजा भाई जोन सा वो आपको बता देते हैं कि ये कहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक। Yes, we will ठीक। upload this video on YouTube channel, and from where you got link of this meeting, at same place you will get the link of recording as well. And the persons who are here from other countries except Pakistan, when we started this session, there was only Pakistani peoples and one other person from Bangladesh. All of those understand Hindi or Urdu. That's why we were continuing this session in Hindi or Urdu. So if anyone who want to like attend session in English, he must be present at start of session. Otherwise, um, like we speak Urdu native. Our language is Urdu, and we prefer Hindi Urdu. That's why. Okay, keep Hindi Urdu. Anyway, I think there is no more question. We should go with IELTS and share your experience, everything. बिल्कुल Just let me record files separately. Thank you. बिल्कुल।